तो आज हम लोग पढ़ते हैं सीबीएसई क्लास 11 आरओ आरओ से लिया गया यह पटकथा मन्नू भंडारी द्वारा रचित रजनी। सबसे पहले हम लोग जाने पटकथा क्या होता है, कथा और पटकथा में क्या अंतर है, स्टोरी में और स्क्रीन प्ले में। पटकथा जो होती है आम कहानियों की जैसी कहानी होती है, लेकिन अगर उस कहानी को हम टेलीविजन पे टेलीकास्ट कर दें ताकि उसका रीच ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। जैसे पटकथा का मतलब हो गया स्टेज पर, स्क्रीन पर प्ले किया जाए कोई चीज़, वो होता है पटकथा। ये पटकथा जैसे न्यूज़पेपर से भी हम लोग सोर्स ले सकते हैं। किसी कहानी का एक छोटा-सा टुकड़ा, वो भी पटकथा बनाया जा सकता है। उसके ऊपर पर्टिकुलरली हम एक सीरीज़ बना सकते हैं या सीरियल बना सकते हैं, पिक्चर बना सकते हैं। स्क्रीन पर मतलब प्ले किया जाने वाला। तो स्क्रीन तो स्टेज भी होता है, उसको भी पटकथा बोलना चाहिए। लेकिन वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि उसका रीच ज़्यादा लोगों तक नहीं है। तो रजनी भी एक पटकथा है, बहुत पहले, कई दशक पहले यह एक सीरियल हुआ करता था। इसमें शिक्षा जगत में जो भ्रष्टाचार है उसके ऊपर ये पटकथा लिखा गया है। सरकारी स्कूलों में या बहुत सारे प्राइवेट स्कूलों में भी जो शिक्षक पढ़ाते हैं ना, उनको ये अलाउड नहीं है कि वो होम ट्यूशन्स लें, घर में भी पढ़ाएँ, पर्सनली बच्चों को अलग से पढ़ाएँ। ये नियम आजकल बना है, मतलब पिछले कुछ सालों में ये नियम बना है सरकार द्वारा। पहले इसके ऊपर कोई रोकथाम नहीं था। जिस स्कूल के टीचर होते थे, वो अपने स्कूल के बच्चों को पढ़ाते थे ट्यूशन में। इससे क्या होता था, वो अपना पॉकेट गरम करते थे, ट्यूशन फीस लेते थे और बच्चों के ऊपर मेहनत ना करके, उनको पढ़ा-पढ़ा कर तैयार ना करवा के, परीक्षा में आने वाला जो क्वेश्चन्स होता था, वो बता देते थे। जिससे बच्चों के लिए आसान हो जाता था कि वो बड़े आसानी से पास हो जाया करते थे। और जो बच्चा ट्यूशन नहीं जॉइन करता था, उसको फेल कर देने की धमकी भी देते थे। इसे इसी विषय पर ये पटकथा है, रजनी। तो आइए हम लोग शुरुआत करें। मध्यवर्गीय परिवार, ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, ये सिचुएशन बता रहा है कि जो सीरियल आप देखोगे टेलीविज़न पे, वो सीरियल देखने के पहले सिचुएशन क्या आप देखोगे। तो ब्रैकेट के अंदर वाला ये कोई स्टेटमेंट नहीं है, ये किसी ने बोला नहीं। ये एक सिचुएशन है, समझाया जा रहा है कि जिस हालात में स्पीकर्स यानी कि स्क्रीन पे दिखने वाले जो स्पीकर्स हैं, वो एक-दूसरे से जो बातें कर रहे हैं, किस हालात में कर रहे हैं। तो मध्यवर्गीय परिवार है, मिडल क्लास फैमिली है, उसके फ्लैट का एक कमरा है। फ्लैट में 2-3 कमरे होते हैं, एक कमरे की बात हो रही है। एक महिला रसोई में बिज़ी है, घंटी बजती है घर की, बाई दरवाज़ा खोलती है। बाई, घर में काम करने वाली नौकरानी, लोअर मिडल क्लास फैमिली में भी हो सकता है, जिसके घर में महिलाएँ बीमार हों, तो मजबूरन उनको बाई रखना पड़ेगा। हो सकता है बाई रखने की हैसियत ना हो, लेकिन बीमार है तो कैसे काम करेगी? तो इस वजह से भी बाई रखा जा सकता है मिडल क्लास फैमिली में। बाई आती है, दरवाज़ा खोलती है और रजनी का प्रवेश होता है। जिस नाम पर शीर्षक रखा गया है, वो इस पटकथा की हीरोइन है, रजनी आती है। थोड़ा इसको नाटकीय अंदाज में पढ़ने का कोशिश करूँगा। रजनी कहती है, "लीला बहन, कहाँ हो? बाज़ार नहीं चलना क्या?" लीला, वही महिला जो रसोई में थी, रसोई में से हाथ पोंछती हुई निकलती है और वो भी कहती है, "चलना तो था पर इस समय तो अमित आ रहा होगा, अपना रिज़ल्ट लेकर। आज उसका रिज़ल्ट निकल रहा है ना।" चेहरे पर उसकी खुशी आ जा रही है। वो जो रसोई में महिला थी, उसी महिला का बेटा है अमित, स्कूल में पढ़ता है, फाइनल एग्ज़ाम दिया है, उसका रिज़ल्ट आने वाला है। रजनी कहती है, "अरे वाह! अब तो मैं मिठाई खाकर ही जाऊँगी। अमित तो पढ़ने में इतना अच्छा है कि फर्स्ट आएगा और नहीं तो सेकंड तो कहीं नहीं गया। तुमको मिठाई भी बढ़िया खिलानी पड़ेगी। सूजी के हलवे से काम नहीं चलने वाला, मैं अभी से बता देती हूँ।" किसने कहा? रजनी ने। किसको? रसोई में जो महिला है उसको, जिसका नाम है लीला। लीला हँसकर कहती है, "अरे नहीं, नहीं, मैं तुम्हें अच्छी मिठाई ही खिलाऊँगी। मैंने पहले से ही मँगवा कर रखी है।
केसरिया रसमलाई है, अमित को बहुत पसंद है ना, इसीलिए वही मँगवा के रखी है। रजनी कहती है, देखा, वहाँ पे जो 2 एस जैसा मार्क दिख रहा है ना देखा में, वो लंबा हम लोग को आ की मात्रा टानना है। देखा, मुझे अपने घर में ही केसर की सुगंध आ गई थी। इसका मतलब लीला और रजनी एक ही बिल्डिंग में अलग-अलग फ्लैट में रहते हैं। बाजार का तो मैं बहाना करके चली आई, वरना तुम तो मुझे काट ही देती। काट ही देती मतलब मुझे मिठाई से छटाई कर देती। हमको नहीं रखती मिठाई में। लीला कहती है, कैसी बात करती हो? मैं एक बार काट भी दूँ, लेकिन अमित अपने मुँह में डालने से पहले रसमलाई लेकर तुम्हारे फ्लैट में दौड़ता। अपने बेटे के बारे में कह रही है। मैं अगर एक बार सोच भी लेती कि चलो रजनी को मिठाई नहीं खिलाएँगे, बचा लें, अमित नहीं छोड़ता। खुद खाने से पहले दौड़ के जाता तुमको खिलाने। मैं कोई भी चीज़ घर में बनाऊँ या बाहर से लाऊँ, अमित जब तक तुम्हारे भोग नहीं लगा लेता, हम लोग खा थोड़े ही सकते हैं। रजनी आंटी तो हीरो है उसकी। इसका मतलब ये लग रहा है पढ़ के कि रजनी जो है, अमित की शिक्षक है, गुरु है, ट्यूशन वगैरह देने वाली, गाइडेंस करने वाली या उसको जीवन में राह दिखाने वाली एक मार्गदर्शक है, जिसको अमित एक मतलब एक एल्डर के हिसाब से सम्मान करता है। इसीलिए हर बात में उसका मशवरा लेने जाता है, मिठाई खिलाने जाता है, गाइडेंस लेने जाता है। रजनी कहती है, बहुत मेधावी बच्चा है अमित, तुम देखना आगे जाकर क्या बनता है। लीला कहती है, बस सब तुम्हारा ही आशीर्वाद है लीला। तभी घंटी बजती है। बातचीत बंद, घंटी बजती है। लीला एक तरह से दौड़ते हुए दरवाजा खोलती है। लीला को अंदाजा था मेरा बेटा ही आ रहा होगा। अमित का प्रवेश हो रहा है। रोज की तरह भारी बस्ते की जगह एक आज हल्का सा थैला था। रोज तो स्कूल जाता था ना, भारी बैग लेके जाता था, लेकिन आज तो रिजल्ट लेने गया था, तो हल्का सा बैग लेके गया था। अंदर आता है रजनी, अमित को बाहों में भरने के लिए दोनों बाहें फैलाते हुए आगे बढ़ती है। ऐसे करते हुए बढ़ती है, ऐसे करते हुए जल्दी से बढ़े और उसको गले लगा लें। कॉन्ग्रेचुलेशन अमित, बधाई देने के लिए रजनी आंटी पहले से मौजूद है। अमित का चेहरा उतरा हुआ है। दोनों में से अभी तक उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। दोनों में से मतलब लीला और रजनी दोनों में से किसी का भी अमित के चेहरे पे ध्यान नहीं गया, उसका चेहरा गिरा हुआ है। अमित आंसू भरी आंखों से थैले में से रिपोर्ट निकाल कर बैग में से रिपोर्ट निकाला और मम्मी की तरफ बढ़ाया और क्या कहता है, लो लो देखो, देखो क्या हुआ है मेरे रिजल्ट का। मैंने कितना कहा था कि मैथ्स में भी मेरी ट्यूशन लगवा दीजिए, वरना मेरी रिजल्ट बिगड़ जाएगा। बस वही हुआ। मैथ्स में ही तो पूरे नंबर आ सकते हैं, रिजल्ट बन बिगड़ सकता है। रिपोर्ट रजनी देखने लगती है। लीला उसे अपनी बाहों में भर लेती है। उसकी माँ है ना, तुरंत गले लगा लेती है। लीला कहती है, पर तू तो सारे सवाल ठीक करके आया था। यहाँ आकर पापा के सामने तूने फिर से किया भी था अपना सारा पेपर। सब तो ठीक था। तेरे पापा ने ही नहीं कहा था कि 4-5 नंबर भले ही काट ले सफाई-वफाई के, पर 95 तो तेरे पक्के हैं। रजनी रिपोर्ट देखते हुए, पर मिले तो कुल 72 ही हैं। रजनी कहती है, रिपोर्ट को देख रही होती है, उसके साथ बोलती है, पर मिले तो कुल 72 ही हैं। फिर दूसरे विषयों के नंबर भी पढ़ने लगती है। इंग्लिश में 86, हिस्ट्री में 80, सिविक्स में 88, हिंदी में 82, ड्राइंग में 90, सबसे कम मैथ्स में। अमित गुस्से और दुख से बोलता है, कम तो होंगे ही ना, ट्यूशन नहीं लेने से मिलते हैं। सॉरी, ट्यूशन नहीं लेने से मिलते हैं कहीं अच्छे नंबर। सर तो बार-बार कहते ही थे कि ट्यूशन कर लो वरना फिर बाद में मत रोना। रो पड़ता है जोर से। लीला कहती है, अपराधी की तरह सफाई देते हुए, तुझे अंग्रेजी को लेकर थोड़ी परेशानी थी, तो अंग्रेजी में करवा दी थी ट्यूशन। अब 2-2 विषयों की ट्यूशन, फिर लंबी-चौड़ी फीस। बेटे, अपनी आर्थिक मजबूरी की बात वह शब्दों से नहीं, बल्कि चेहरे से व्यक्त करती है। पर यह तो अंधेर ही हुआ कि सारा पेपर ठीक हो, फिर भी नंबर काट लो। प्रोटेस्ट कर रही है, विरुद्ध में बोल रही है। रजनी कहती है, ब्रैकेट के अंदर सिचुएशन देखिए। रजनी की भौहों में एकाएक बल पड़ जाते हैं। बल पड़ जाते हैं मतलब यूँ, भौहों पे बल पड़ जाता है चिंताजनक। वह रोते हुए अमित को खींच कर अपने पास सटा लेती है, क्योंकि देख रही है कि अमित रो रहा है।
तो तुरंत अमित को देखते ही ऐसे करती है, ऐसे अपने पास खींच लेती है, कहती है रो मत, उसके आँसू पोंछते हुए, अमित रोएगा नहीं, समझे? अमित को ही बोल रही है, तू रोएगा नहीं बेटे। मैं जो पूछती हूँ उसका जवाब देना बस। थोड़ी देर रुकती है, रुक कर फिर पूछती है, तुझे अच्छी तरह याद है कि तूने पूरा पेपर ठीक किया था? अमित स्वीकृति में सिर हिलाता है। रोते-रोते। फिर रजनी कहती है, पापा के पास दोबारा पेपर करने से पहले दोस्तों से या किताबों से उन सवालों के जवाब तो नहीं देख लिए थे तुम? अमित कहता है, नहीं, ज्यों के त्यों आकर कर दिए थे। हमको आते थे वो सारे सवाल। रजनी कहती है, अच्छा मैथ्स के सर कौन है तुम्हारे? अमित कहता है, मिस्टर पाठक। रजनी कहती है, कितने लड़के ट्यूशन लेते हैं उनसे? अमित कहता है, 22। साल के शुरू में तो 8 लेते थे, फिर पहले टर्मिनल के बाद से 15 हो गए। हाफ ईयरली के बाद 7 लड़कों ने और लेना शुरू कर दिया। मुझसे भी तभी से कह रहे थे। मतलब अमित सारी बातें बता रहा है मिस्टर पाठक के बारे में, अपने मैथ्स टीचर की धांधली के बारे में। क्योंकि वो स्कूल में पढ़ाते थे, वहाँ सैलरी तो पाते ही थे, साथ-साथ जबरदस्ती स्टूडेंट्स को डरा-कर, धमका-कर ट्यूशन के लिए फोर्स करते थे कि मेरे पास ट्यूशन लो। लीला कहती है, उसकी मम्मी, हाफ ईयरली में तो इसके 96 नंबर आए थे। किसी ने बताया था कि क्लास में सबसे ज़्यादा हैं। मतलब ये फाइनल एग्ज़ाम का मार्क्स था। अब सोचो 96 आया था हाफ ईयरली में, सबसे ज़्यादा क्लास में था। रजनी कहती है फिर, उसके बाद भी कहते थे कि ट्यूशन लो, तुम्हारे वो पाठक सर, मैथ्स वाले। अमित कहता है, हाँ, कॉपी लौटाते हुए कहा था कि तुमने किया तो अच्छा है, पर ये तो हाफ ईयरली है। जब मैं हाफ ईयरली की कॉपी उनको लौटा रहा था, देखकर 96 मार्क्स मेरे आए थे, तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम इस बार तो अच्छा किए हो, समझ में आ रहा है, पेपर आसान था। हाफ ईयरली में तो आसान पेपर बनाता हूँ। अब अगर ईयरली में भी पूरे नंबर लेने हैं तो तुरंत ट्यूशन लेना शुरू कर दो, वरना रह जाओगे पीछे। 7 लड़कों ने उनकी बात सुनकर शुरू भी कर दिया, पर मैंने जब मम्मी-पापा से कहा, हमेशा बस एक ही जवाब होता है, मम्मी की नकल उतारते हुए बोल रहा था, अपनी मम्मी की। जब भी मैं कहता हूँ तो मम्मी कहती है, मैथ्स में तो तू वैसे ही बहुत अच्छा है, क्या करेगा ट्यूशन लेकर? देख लिया अब 6th पोज़ीशन आई है मेरी, जो आज तक कभी नहीं आई थी। अमित की आँखों में फिर आँसू टपकने लगे। रजनी डाँटते हुए कहती है, फिर आँसू? जानता नहीं, रोने वाले बच्चे रजनी आंटी को बिल्कुल पसंद नहीं। मम्मी ने बिल्कुल ठीक ही कहा है। और क्यों लोगे ट्यूशन? ट्यूशन तो कमज़ोर बच्चे लेते हैं। अमित कहता है, आप नहीं जानती आंटी, अच्छे-बुरे की बात नहीं होती है। अगर सर कहें और बार-बार कहें तो लेनी ही होती है ट्यूशन, वरना तो नंबर कम हो ही जाते हैं ना। रजनी कहती है, पेपर अच्छा करो तब भी नंबर कम हो जाते हैं? ये कौन सी बात है भई? अमित कहता है, हाँ, कितना ही अच्छा करो फिर भी कम हो जाते हैं, जैसे मेरे हो गए। रजनी कहती है, यानी कि अच्छा पेपर करने पर भी कम आते हैं, सिर्फ इसलिए कि ट्यूशन नहीं ली थी। तो यह तो सर की गलती नहीं, बदमाशी है। और तू मम्मी से लड़ रहा है, सर से जाके लड़। रजनी हिम्मत दे रही है, कह रही है अगर ऐसा है तो मम्मी से क्यों लड़ रहा है? ये तो सर की गलती नहीं है कि उन्होंने कम मार्क्स दिया है, ये उनकी बदमाशी है। अच्छा मार्क्स ला के कम, अच्छा पेपर करने के बाद भी कम मार्क्स। अमित इस भाव से सिर हिलाता है मानो कितनी बेकार की बात कर रही है रजनी आंटी। लीला 2 ग्लासों में शिकंजी बनाकर लाती है, अमित लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाता तो रजनी घुड़कती है। 2 ग्लास में शिकंजी लाती है, सोडा शिकंजी। एक रजनी आंटी के लिए, एक अमित के लिए, आ रहा है बेचारा स्कूल से, लेकिन उसने हाथ नहीं बढ़ाया। रजनी ने घुड़का, "हुँ, हुँ, चलो, चलो पियो शिकंजी, देखते नहीं, चेहरा कैसे पसीना-पसीना हो रहा है।" फिर दोनों शिकंजी पीने लगते हैं। दोनों मतलब कौन? रजनी आंटी और अमित। इस दौरान रजनी कुछ सोच रही है। शिकंजी खत्म करके, "कल आप 9 बजे तैयार रहिए अमित साहब, आपके स्कूल चलना है।" रजनी कहती है, तैयार हो जाती है उसके खिलाफ, मतलब उसके रिजल्ट के खिलाफ एक्शन लेने के लिए। अमित कहता है, डर जाता है पहले, "कल से तो छुट्टी है, पर आप अगर स्कूल जाकर कुछ कहेंगी तो सर मुझसे बहुत गुस्सा हो जाएँगे। वहाँ मत जाइए प्लीज़, वहाँ बिल्कुल मत जाइए।" किसको बोल रहा है? रजनी को। "मत जाइए वहाँ।" लीला कहती है, "हाँ रजनी,
तुम कुछ करोगी, कहोगी तो अगले साल कहीं और ज़्यादा परेशान ना करे इसे वो टीचर, मिस्टर पाठक। अब जब रहना इसी स्कूल में है, तो इन लोगों से झगड़ा, कहते हैं ना पानी में रह के मगरमच्छ से झगड़ा। स्कूल में जाएगा बच्चा पढ़ने और वहाँ के टीचर से लड़ाई, टीचर टारगेट कर लेगा फिर। टारगेट कर लेगा, जहाँ-जहाँ मार्क्स काटना है वहाँ बार-बार काटेगा। रजनी कहती है, बात को बीच में से गुस्से से काट कर। उसकी मम्मी डरपोक, अमित डरपोक उनके डर को काटते हुए बोलती है गुस्से में, यानी कि वे लोग जो भी जुल्म ज्यादती करें, हम लोग चुपचाप बर्दाश्त करते हैं। सही बात कहने में डर लग रहा है तुम्हें, तेरी माँ को, तुझे भी और तेरी माँ को भी। अरे जब बच्चे ने सारा पेपर ठीक किया है तो हम कॉपी देखने की मांग तो कर ही सकते हैं। पता तो लगेगी आखिर किस बात पे नंबर काटे हैं। अमित झुंझला के कहता है, बता तो दिया आंटी। आप आप बोलने का मतलब आप बेकारी में परेशानी बढ़ा रही हैं। रजनी गुस्से से, ठीक है, तो अब बैठ कर रो तुम, माँ बेटे दोनों। दंदनाती निकल गई, फटफट फटफट उठ के बाहर निकल गई। दोनों के चेहरे पर एक असहाय सा भाव, दोनों के चेहरे पे मतलब माँ बेटे दोनों लग रहा है हेल्पलेस हो गए, असहाय, क्योंकि वो चली गई बाहर। लीला, अब ये रजनी कोई और मुसीबत ना खड़ी कर दे, ये दृश्य समाप्त हो जाता है और नया दृश्य शुरू होता है। नया दृश्य शुरू हो रहा है, स्कूल के हेडमास्टर का कमरा है, बड़ी सी टेबल लगी हुई है, दीवार के सहारे रखी कांच की अलमारी में बच्चों द्वारा जीते हुए कप और शील्ड्स जमा कर रखे हुए हैं। दीवार पर कुछ नेताओं की तस्वीरें भी लगी हुई हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। एक बड़ा सा मैप लटक रहा है, इंडिया का, एशिया का। एक स्कूल के हेडमास्टर के कमरे का वातावरण तैयार किया जाए, वैसा सब कुछ है। हेडमास्टर काम में व्यस्त है, चपरासी बड़े अदब से एक चिट ला कर रखता है। भाई हेडमास्टर के रूम में घुसने के पहले एक पेपर पे लिख करके भेजा जाता है कि जाइए अपॉइंटमेंट ये दे दीजिए, हमको मिलना है। आदमी ले जाता है चिट, वो आदमी देखते हैं। हेडमास्टर कुछ क्षण उसे देखता रहता है। हेडमास्टर कुछ क्षण के लिए उस चिट पेपर को देखता है। हेडमास्टर बोलते हैं, बुलाओ। रजनी का प्रवेश होता है नमस्कार करते हुए, अंदर आती है। नमस्कार सर। हेडमास्टर बोलते हैं, बैठिए। कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? रजनी कहती है, मैं 7th क्लास के अमित सक्सेना की मैथ्स की कॉपी देखना चाहती हूँ। 7th क्लास में जो स्टूडेंट है अमित सक्सेना, उसकी कॉपी चेक करना चाहती हूँ सर। देखना है मुझे बस। हेडमास्टर के चेहरे पर ऐसा भाव जैसे वह कुछ समझा ना हो। जैसे ही सुना, ऐसा लग रहा है जैसे समझा ही नहीं सामने वाले की बात। रजनी और आगे कहती है, ईयरली एग्जाम की, कल ही जिसका रिजल्ट निकला है, उसी की कॉपी देखना चाहती हूँ।